Hello friends, I am a MBBS student. So let's start our first chapter of class 12th, Sexual Reproduction in Flowering Plants. ये देखिए ट्वेल्थ का कोई भी चैप्टर जो है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है तथा बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि नीट में भी ट्वेल्थ के हर एक चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे कैसे एनसीईआरटी पढ़ा जाता है, इन एक्चुअल वे हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता है, एक्चुअली हम कैसे एनसीईआरटी पढ़ें। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ा जाता है और कैसे उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मार्क किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए हम रीडिंग डालते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द मिरामिड्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय ग्रेजिंग एट द scents and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. देखिए इसमें ये लाइन जरूरी है, all flowering plants show sexual reproduction. A look at the diversity of structure of inflorescence, flower and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and the seeds. इसमें हम लोग मार्क करेंगे द end product of sexual reproduction क्या होता है। end product of sexual reproduction is fruits and seeds. In this chapter, let us understand the morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plants, यानी एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स। ये आप लोग याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए इस पैराग्राफ में इतना ही लाइन जरूरी है कि ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट्स एंड सीड्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स, मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। अब चलिए दूसरा पैरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पैरा तो ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are the object of aesthetic, ornamental, social, religious, cultural value. They have always been used as symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief. जैसे इस पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि फ्लावर का जैसे हमारे जीवन में फ्लावर का बहुत से उपयोग है। जैसे हम अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हियर आर द सम पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसे देखिए जो हमारा एंथर पार्ट होता है, वो क्या होता है? मेल पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंथर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टिग्मा। और जो एक्सेसरी पार्ट होता है, एक्सेसरी पार्ट नहीं है अभी, ये जो हमारा पेटल इज एक्सेसरी पार्ट, फिलामेंट नहीं होता है, सेपल एक्सेसरी पार्ट होता है। लेकिन देखिए हमारा जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? देखिए फीमेल वाले पार्ट को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी फीमेल पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और मेल वाले पार्ट क्या होता है? एंथर एंड फिलामेंट। और ये जो है पेटल, सेपल, ये एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। ये रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों को रहना फीमेल पार्ट और मेल पार्ट को रहना ज़रूरी है, क्योंकि यही रहेंगे तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट द नेम ऑफ, ये छोड़िए आगे बढ़ते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर कहाँ कैसे साइट होते हैं? द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फिगर 1.1 विल हेल्प यू टू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। जैसे 1.1 है, फिगर 1.1 है ये।
तो इसमें हम लोग वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखना है, जैसे क्या है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल पार्ट, मेल पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट, और एक्सेसरी पार्ट होते हैं हमारे पेटल और सेपल, यही दो होते हैं हमारे एक्सेसरी पार्ट। अब देखेंगे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चेंजेज आते हैं और क्या उसमें घटनाएं होती हैं, वो सब देखेंगे हम लोग। Most before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब कि फ्लावर बनने से पहले डिसीजन ये ले लिया जाता है कि वहाँ फ्लावर बनने वाला है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफ्रेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। देखिए इसमें क्या ज़रूरी है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत से हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, दो चेंजेस होते हैं हार्मोनल और स्ट्रक्चरल, ये याद रखना जरूरी है। आगे देखिए इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंडोसियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, वो होते हैं एंडोसियम इज मेल, गाइनोसियम इज फीमेल। देखिए नीचे लिखा भी है यू रिकलेक्ट दैट द एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ होल्स ऑफ स्टामेन। एंडोस्टियम मतलब स्टामेन के गुच्छा को क्या कहेंगे, मतलब बहुत सारे स्टामेन मिल के क्या बनाते हैं एंडोसियम, और बहुत सारे चलिए आगे देखते हैं रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव एंड द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे देखिए आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, चलिए इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं ये जरूरी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक होता है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्लैंड, ये तीन चीज़ पढ़ना है हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए फिगर 1.2 shows the two parts of a typical stamen. The long and slender stalk is called filament। देखिए स्टामेन में क्या होता है, एक होता है लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक को क्या कहेंगे फिलामेंट कहते हैं, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे फिलामेंट, और ये जो बल्ज पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसे कहेंगे एंथर। एंथर में आप लोग देखिए दो लोब होगा, एक लोब ये जो आगे की तरफ दिख रहा है और एक लोब ये जो आप लोगों को पीछे की तरफ भी दिख रहा है, दो लोब होता है। तो जो एंथर होता है वो टिपिकली क्या होता है बाइलोब होता है। टिपिकल मतलब जनरली जो मिलते हैं वो क्या होते हैं बाइलोब होते हैं। अब आगे देखिए आगे पढ़ते हैं हम। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ फ्लावर। जो हमारा प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि पास वाला, जो हमारे फ्लावर जो ये पेडिसेल्स होता है, पेडिसेल्स के जो पास वाला होता है, मतलब पेडिसल के पास जो एंथर है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कहाँ आके जुटेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फिलामेंट है वो या तो हमारे कहाँ पे आके जुटेगा, सीधे आके थैलमस में जुटेगा, या फिर आके पेटल पे भी जुट सकता है। आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा गेमोसेफलस, गेमोपेटलस, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये लाइन मार्क करना जरूरी। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। ये याद भी रख सकते हैं, अभी नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन याद आप लोग रखिएगा कि लेंथ एंड नंबर आर वेरिएबल। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। If you collect a stamen each from 10 flower, each from different species, arrange them in a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers.
ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। देखिए जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर होता है क्या होता है, बाइलोब होता है और प्रत्येक लोब में क्या होता है, 2 थीका होते हैं, ये याद रखिएगा। दे आर डाइथेकस मतलब हर एक लोब, जैसे ये हो गया एक लोब और दूसरा का लोब ऐसे आ रहा है, हर एक लोब में क्या होता है, अंदर की तरफ 2 थीका होते हैं। 2 थीका मतलब चैम्बर होते हैं, मतलब हर एक लोब 2 चैम्बर में बटा हुआ था, उसे क्या कहते हैं, डाइथेकस। ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। और कभी कभी क्या है, देखिए जो बाइलोब हैं ये हैं थीका हमारे, और इनके बीच से लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव रन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे थीका को, जैसे ये हमारा थीका हो गया, ऐसे लॉन्ग समझिए हमारा ये थीका हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऐसे सेपरेट करेगा इसे, इसी क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज and separate the theca. Let us understand the various types of tissue and their organization in transverse section of anther. The bilobe nature of anther is very distinct in transverse section of an anther. The anther has a 4-sided tetragonal structure. Anther क्या होता है? The anther is a 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microspongia located at corners 2 in each lobe. ये याद रखना जरूरी है कि हर एक, जैसे देखिए ना, लेट्स से जैसे देखिए ऐसे होता है हमारा एंथर, हमारे एंथर में क्या होते हैं, ऐसे लेंथ वाइज ग्रूव रन करते हैं, जो हमारे एंथर को, हर एक एंथर के लूप को 2 चैम्बर में बांटते हैं, और हर एक चैम्बर में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। उसके कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे लेंथ वाइज रन करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम जो कॉर्नर पे होते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम का डिफ्रेंशिएट मतलब प्रोलिफरेशन होता है, यानी ये डिवाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। जब माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है, पोलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक विथ पोलन ग्रेन। और किससे पैक होते हैं, जो हमारे पोलन सैक वो किससे पैक होते हैं, पोलन ग्रेन से पैक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक बात याद रखिएगा, जो भी मेल का स्ट्रक्चर होगा वो माइक्रो से स्टार्ट होगा, और जो भी फीमेल का स्ट्रक्चर होगा वो मेगा से स्टार्ट होता है। जैसे मेल के स्ट्रक्चर में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो फीमेल वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम, ये याद रखिएगा, मेगा होता है। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन द टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। 4 wall layer, ये याद रखिएगा, इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 wall layer। द एपिडर्मिस, द एंडोथेसियम, द मिडिल लेयर एंड द टेपटम। ये होते हैं 4 लेयर। आउटर से इनर क्या होगा, आउटर से इनर हमारा क्या होगा, एपिडर्मिस, एंड देन एपिडर्मिस के बाद एंडोथेसियम के बाद क्या होता है, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद द टेपटम। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपटम। द आउटर 3 wall layer perform the function of protection. The outer 3 wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen. ये याद रखना जरूरी है। जो आउटर 3 wall layer है, आउटर 3 wall layer कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये 3 आप लोग याद रखना है। ये जो 3 है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और डिहाइसेंस ऑफ एंथर
टू रिलीज पॉलन, यानी वो क्या करेंगे, एंथर को फटने में मदद करेंगे। एंथर जब फटेगा तभी क्या होगा, उसमें से पॉलन, जो पॉलन है वो बाहर निकलेंगे, और पॉलन बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, उससे फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, द इनर मोस्ट लेयर इज द टेपेटम, ये याद रखना जरूरी है। द इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट लेयर इज द टेपेटम। इट नॉरिश, टेपेटम का फंक्शन क्या है, ये नॉरिशमेंट करता है। जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको क्या करता है, नॉरिश करता है। सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली आर मोर देन वन न्यूक्लियस, ये याद रखना जरूरी है कि टेपेटम क्या साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, और भी मल्टी न्यूक्लियस होता है, यानी सिंसाइटियम होता है। मल्टी न्यूक्लियस को एक और नाम दिया गया है क्या, सिंसाइटियम, ये याद रखें। चलिए फिगर में हम लोग देखते हैं, फिगर कहाँ है इसका, लेट्स सी यार। और ये देखिए हमारा जो आउटर लेयर हो गया है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, और जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है क्या है, टेपेटम। टेपेटम, ये देखिए टेपेटम को डेंस कैसे दिखाया गया है, ये जैसे ये टेपेटम का सेल है, और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे डॉटेड डॉटेड करके इसमें डेंस दिखाया गया है। ये देखिए इसमें आप लोग को डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो क्या है, डेंस दिखाने के लिए, यानी दिखाया गया है कि यहाँ के टेपेटम का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, डेंस होता है, डेंस होता है। और इसमें इसका जो न्यूक्लियस होगा क्या होगा, मोर देन वन हो सकता है इसमें, सिंसाइटियम। और जो मिडिल लेयर के बारे में एक बात याद रखना जरूरी है कि ये 1 से 3 लेयर्स थिक हो सकता है, 1 से 3 लेयर थिक हो सकता है, ये 1 से 3 लेयर थिक हो सकता है मिडिल लेयर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called sporogenous tissue occupies in the center each microsporangium। चलिए देखिए, यानी कि जब जब एंथर यंग होता है तो उसमें क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे स्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे है, वो स्पोर कहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पोर है। पॉलन ग्रेन क्या है, स्पोर है। तो जो स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे उसे क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस मतलब स्पोर को प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब हम देखें स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मैंने पहले ही बताया है कि जो मेल के केस में, उसमें मेल के केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइक्रो, और फीमेल के केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैक्रो। फीमेल के केस में मैक्रो, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमारी जो माँ होती है वो क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, तो फीमेल के केस में यानी MA, माँ। तो MA से मतलब मैक्रो, तो क्या हम लोग कैसे याद करेंगे, फीमेल वाला केस, फीमेल केस में क्या होता है, मैक्रो, कैसे, और मदर इज ऑल्सो ए फीमेल, यानी हम लोग अपनी मदर को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे। Microsporogenesis, as the anther develops, the cell of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. What would be the polarity of the cell of tetrad? देखिए जैसे ही मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब स्पोर प्रोड्यूस होने वाला होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है वो क्या होता है, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन ये याद रखना जरूरी है। मियोटिक डिवीजन को क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और देखिए यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, जब मियोसिस हो रहा था इसमें पोलैरिटी क्या होगा सेल्स का, पोलैरिटी क्या होगा, यदि 4n है तो क्या हो जाएगा, हर एक सेल का n हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी उसका हाफ हो जाता है। मियोसिस में पोलैरिटी क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। 2n है तो n, 2n होगा तो n होगा, याद रखिएगा, 2n होगा तो n हो जाएगा मियोसिस के बाद। देखिए इसमें इस फिगर में हर एक चीज़ सही से दिखाया गया है। कहा देखिए ये जो है ये क्या है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और इस लोब के बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स ये रन करना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन करना है जो इसे थीका यानी कंपार्टमेंट बांटते हैं। और देखिए थीका है तो थीका के जो कॉर्नर्स में ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स हैं जिसमें जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं।
देखिए जो अंदर वाला लेयर जो नॉरिश कर उसे टेपेटम, जो बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद वाला एंडोथेसियम, और उसके बाद वाला लेयर क्या होगा, मिडिल लेयर। और माइक्रोस्पोर्स ये क्या है, इसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। यहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज। देखिए स्पोरोजिनस माइक्रोस्पोर टेट्राड होने के बाद ये डेवलप करके क्या बना लिए हैं, पॉलन ग्रेन्स। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, इसमें देखिए ये याद रखना जरूरी है कि each cell of sporogenous tissue is capable of give rise to microspore tetrad। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए मतलब आप लोग देखिएगा फीमेल वाले केस में क्या होता है कि केवल एक ही सेल है, वो क्या बनाएगा, वो डिवाइड करके 4 सेल बनाता है, 4 एग्स बनाता है, लेकिन अंतिम में केवल एक ही जो होता है वो सर्वाइव करता है। लेकिन मेल वाले केस में हर एक सेल डिवाइड करके 4 पॉलन ग्रेन्स बनाता है। हर एक सेल डिवाइड करके कितना पॉलन ग्रेन बनाएगा, 4। यानी इसमें तकरीबन कितने स्पोर्स होंगे, यानी कितने पॉलन ग्रेन होंगे, हज़ारों की संख्या में इसमें पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। यानी कि तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसे डिस्पर्स होना होता है, यानी कि वो क्या होता है, उसका डिहाइसेंस होता है, डिहाइसेंस होकर वो रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद उसे दूसरे फ्लावर पे जाना होता है। यानी जब उसका संख्या ज़्यादा रहेगा, जब उस बहुत ही अधिक संख्या रहेगा तो ही क्या होगा कि जब रिलीज होगा तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि यदि एक रिलीज होगा जाकर फर्टिलाइज होगा, उसमें बहुत से रेयर चांसेस होते हैं वो फर्टिलाइज होगा। इसीलिए बहुत सारे नंबर में जब बहुत सारे नंबर में निकलेंगे तो जाकर किसी न किसी से वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। इसीलिए इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो हर एक होता है उसे पोटेंशियल पोलन कहेंगे या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब कि जो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, मतलब इससे पॉलन ग्रेन बनेगा भी। इससे जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रोड्यूस करके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड, स्पोरोजिनस टिश्यू को ही क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। यानी मदर सेल का मतलब उससे प्रोड्यूस होने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स। इसलिए जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through a meiosis called microsporogenesis। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलन मदर सेल भी हम लोग कह सकते हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल इज थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स का क्या मतलब है, माइक्रोस्पोर का क्या मतलब है कि क्या, पॉलन ग्रेन्स। द माइक्रोस्पोर एज they arrange in a cluster of 4 cells, microspore tetrad। As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains। मतलब जैसे ही एंथर हमारा मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, मैच्योर होकर डिहाइड्रेट होता है, वैसे ही क्या होगा, वो फट जाएगा तो क्या होगा, हमारा पॉलन रिलीज हो जाएगा। As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain। यानी जब तक हमारा जो एंथर है वो डिहाइड्रेट नहीं होगा तब तक क्या होगा, फुल्ली पोलन ग्रेन डेवलप नहीं होंगे। Each microsporidium several thousands of microscope of pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। मतलब कि जो यानी हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम यानी हर एक सेक्शन में हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन बने होते हैं। और पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, डिहाइसेंस ऑफ एंथर के,
एंथर के होने के बाद डिहेसेंस मतलब जब एंथर सूख जाता है, फट जाता है, तो क्या करता है कि वो पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे पोलन ग्रेन आखिर होता क्या है। व्हाट इज पोलन ग्रेन? द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गेमेटोफाइट मतलब यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रेजेंट करता है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी pollen grains on your finger. Sprinkle this grain on a drop of water, taking in a glass slide and observe under the microscope. You will really be amazed at a variety of architecture, size, shape, and color design seen on the pollen grain from different species. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 से 50 माइक्रोमीटर। देखिए जो क्या होता है ना, हर एक स्पीसीज का पोलन ग्रेन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें हम लोग देखें क्या देखेंगे, स्पाइक जैसा है, यानी इसमें देखिए इसमें डिफरेंट वैरायटी के पोलन ग्रेन दिखाया गया, इसमें भी डिफरेंट वैरायटी के मतलब ये क्या होता है कि हर एक स्पीसीज का पोलन ग्रेन होता है, उसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है, यानी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहने का मतलब कि आउटर जो कवरिंग है उसका, उसमें वो उसका हर एक डिफरेंट फीचर होता है। और यदि हम लोग कोई पोलन ग्रेन मिलता है तो उसी से हम लोग पता करते हैं, इसी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस से हम लोग पता करते हैं कि आखिर कौन सा पौधा का हो सकता है। लेकिन जनरली ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। आप लोग मोस्टली देखिएगा इसमें भी ये मोस्टली क्या है, स्फेरिकल हैं। देखिए इसका डायमीटर जरूरी है, इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट हैज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। अब देखिए जो पोलन ग्रेन हमारा होता है उसमें क्या होता है, 2 लेयर वॉल, प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। द आउटर द हार्ड है, ये याद रखिएगा, द हार्ड है, आउटर लेयर इज हार्ड। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्जाइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन and made of a spore which is resistant to organic materials no। देखिए जैसे क्या होता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो 2 लेयर से बना होता है। जैसे ये समझिए हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होगा, ये है एक्जाइन, ऐसे एक्जाइन होता है ऐसे। तब ये जो लेयर है ये, इसे हम लोग इस सेल का लेयर को क्या कहेंगे, इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, एक्जाइन कहते हैं। ये क्या होता है, हार्ड होता है। देखिए आप लोग को दूसरे फिगर में समझाता हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होगा, ऐसे एक एक्जाइन का लेयर होता है। ये पूरा यहाँ पे एक टिप पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे टिप पे क्या होता है कि यहाँ पे ये थोड़ा खुला हुआ होता है, इसे ही हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। ये क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है किससे, हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और अल्कली यानी बेस। तो ये याद रखना जरूरी है। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज हार्ड एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इट इज रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी किसी भी इंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है ये, एंड ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोलॉजिकली इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। मतलब अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं देखा गया है जो स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर दे। पोलन ग्रेन एक्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। यानी ये देखिए जर्म पोर किसे कहेंगे हम लोग, जर्म पोर हम लोग किसे कहते हैं, जहाँ पर ये देखिए ये जो खुला हुआ मुंह वाला एरिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जर्म पोर। जो ये खुला हुआ जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जर्म पोर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी है कि जर्म पोर किसे कहते हैं, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, जर्म पोर। Pollen grains are well preserved as fossils because of presence of sporopollen।
फॉसिल्स का मतलब यानी ये कई सालों हजारों साल तक ये जिंदा रह मतलब ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनका आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है, और स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट करने वाला अभी तक कोई भी एंजाइम नहीं पाया गया है। Preserved, the pollen grain are well preserved as fossils because of presence of sporopollen. The exine exhibit the fascinating area of pattern and design. The exine exhibit fascinating area of pattern and design, यानी कि जो हमारा यानी इसमें हम लोग इसमें देखिए इसमें जितने भी डिजाइन वगैरह हैं ये सब किससे बने हुए हैं, एक्साइन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म? आगे हम लोग फंक्शन देखेंगे जर्म का फंक्शन आखिर क्या होता है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, और एक जो इनर वॉल, और ये जो इनर वॉल है ये इनर वॉल इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन। इनर साइड में होगा इंटाइन और आउटर साइड में होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक्साइन। एक्साइन मतलब एग्जिट एक्साइन और इनर में इंटाइन, एग्जिट होगा तो एक्साइन और इनर में इंटाइन। The inner wall layer of pollen is known as intine. It is a thin and continuous layer. ये कैसा होता है, thin होता है और continuous layer made up of cellulose and pectin. ये याद रखना जरूरी है। Intine is made up of cellulose and pectin. याद रखिएगा, इंटाइन किससे बना होता है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, जबकि एक्साइन किससे बना हुआ था, स्पोरोपोलेनिन से। Exine is made up of sporopollen, but intine is made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When a pollen grain is mature, it consists of two cells, vegetative cell and generative cell. यानी कि जब देखिए इसमें दिखाया गया है, जब पोलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर होता है तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है, बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर जैसे देखिए क्या होता है ना, चलिए क्या होता है कि देखिए जो सेल होता है ना, जब जैसे ही मैच्योर होता है तो दो में डिवाइड करता है। एक जो होता है वो बड़ा सा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा सा होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर हमारा जनरेटिव सेल ऐसे फ्लोट करता रहता है। इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर हमारा ये जनरेटिव सेल ऐसे फ्लोट करता रहता है, और स्पिंडल शेप का होता है, मतलब दोनों इन पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों इन पे क्या होता है, ये नुकीला टाइप का होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग टेपरिंग इंट यानी स्पिंडल शेप। तो हमारा जो जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करते रहता है। When a pollen is mature, it consists of generative and vegetative cells. जैसे ही मैच्योर होगा तो क्या होगा, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल में बदल जाएगा। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, देखिए इसमें लिखा है द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली इन शेप ऑफ न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस का जो शेप है वो क्या है, इरेगुलर है, यही है वेजिटेटिव सेल। और इसमें क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। The generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि जो हमारा जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ये फ्लोट करता रहता है। यहाँ पे देखिए दिखाया है मैंने, इट इज स्पिंडल सेल, यहाँ पे देखिए लिखा भी है इट इज स्पिंडल शेप एंड देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, देन साइटोप्लाज्म और स्पिंडल सेल। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना स्पिंडल शेप यहाँ पे होता है। देखिए इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, मतलब 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो इन दो सेल स्टेज पे ही मतलब अपना शेड हो जाता है, यानी वो डिहाइसेंस यानी एंथर का जो है डिहाइसेंस हो जाता है इन 2 सेल स्टेज पर। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जेनेटिक सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड इन 3 सेल स्टेज। अब इसमें आगे देखिए, अब जो 40% बचा उसमें क्या होता है कि उसमें 3 सेल स्टेज पे हमारा जो होता है वो रिलीज होता है। 3 सेल स्टेज पे कब 40%, ये 3 सेल स्टेज कब होता है 40% में। 40% में क्या होता है 3 सेल स्टेज। द पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी ब्रोंकियल। देखिए इसमें क्या है कि
सीवियर एलर्जीज भी कर सकते हैं, जो पोलन ग्रेन वो सीवियर एलर्जी भी कर सकते हैं, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस एंड सम पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, etc. may be mentioned in the Parthenium और carrot grass that come to India as a, ये देखिए ये याद रखना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास कैसे आया था। जब यूएसए से जब हम लोग यहाँ पहले क्या होता था कि जो गेहूँ है, जो भी अनाज वगैरह वो बाहर के देशों से मंगाया जाता था। तो बाहर के देशों से जब एक बार गेहूँ मंगाया जा रहा था तो उसमें क्या हो गया था कि पार्थेनियम यानी कैरेट ग्रास का जो वीड है वो उसी के साथ ट्रांसपोर्ट हो गया था इंडिया में, और तब से अभी तक बहुत ही ज़्यादा है। आप लोगों ने भी देखा होगा पार्थेनियम कैसा होता है, और जो सबसे ज़्यादा पोलन एनर्जी होता है वो इन्हीं पार्थेनियम के कारण ही होता है। देखिए पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, याद रखना जरूरी है। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर to use pollen grain as a food supplement. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in market. Pollen consumption has been claimed to increase performance. ये क्या होता है, इंक्रीज करता है हमारे परफॉर्मेंस को। जैसे एथलीट होगा, जैसे जो एथलीट हैं वो क्या लेते हैं, पोलन ग्रेन का कुछ टैबलेट्स आता है वो लेते हैं। वो लोग जो भी एथलीट हैं, प्लेयर्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं पोलन ग्रेन के टैबलेट को कंज्यूम करते हैं। या फिर हॉर्स रेसेस को भी देखिए मार्केट में हमारा जो पोलन ग्रेन हो ऐसे आता है, मतलब गोली के रूप में आता है। वंस दे आर सेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, मतलब एक बार जब वो एंथर से निकल गए, मतलब एक बार जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल गए तो उन्हें स्टिग्मा पे लैंड करना होता है। वन बिफोर दे लूजिंग वायबिलिटी, मतलब जब अपना वायबिलिटी मतलब अपना रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जब तक है उसके पहले ही, मतलब जब खत्म हो जाती है उसके पहले ही उन्हें स्टिग्मा पे लैंड करना होता है और फर्टिलाइज करना होता है। यदि वायबिलिटी लूज हो गई यानी उनकी क्षमता खत्म हो गई, उसके बाद यदि स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तो क्या होता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और देखिए जो पीरियड है, मतलब वायबल पीरियड है पोलन ग्रेन का, वो वेरी करता है हर एक टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार और स्पीसीज पे भी। जैसे देखिए सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड रहता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन, कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ सीरियल जैसे राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज, यानी राइस और व्हीट में यदि 30 मिनट के बाद यदि वो लैंड करते हैं स्टिग्मा पे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उन्हें 30 मिनट से पहले ही स्टिग्मा पे क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसियाई, लेगुमिनेसियाई एंड सोलेनेसियाई, आप लोग इसे कैसे याद करेंगे, SLR सोलेनेसियाई, लेगुमिनेसियाई एंड रोजेसियाई। इसमें क्या होता है कि ये वायबिलिटी इनका क्या होता है, मंथ तक मेंटेन रहता है, वायबिलिटी फॉर मंथ। SLR सोलेनेसियाई, लेगुमिनेसियाई एंड रोजेसियाई, इसमें क्या होता है, वायबिलिटी मंथ तक है, मतलब कई महीनों तक ये वायबल रह सकते हैं, कई महीनों बाद भी ये क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। It is possible to store pollen grains of large number of species for years in liquid nitrogen. Such stored pollen can be used as pollen bank, similar to seed bank in crop breeding program. देखिए जब भी हमें किसी पोलन को स्टोर करना होता है तो किसमें हम लोग करते हैं स्टोर, लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका तापमान कितना होता है 196 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिनेशन कैसे होता है, और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। आज हम लोगों ने देखा गया मेल्स में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें क्या क्या होता है। और देखिए मैंने जितना मार्क किया उतना ही ज़रूरी है, आप लोग पढ़ के कुछ एक्स्ट्रा भी मार्क कर सकते हैं जो आप लोगों को लगता है कि जरूरी हो, लेकिन ये सब जो मैंने मार्क किया है वो याद रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, हमेशा ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा और देखते रहिएगा टाइम टू टाइम, इतना ज़रूरी है।
तो थैंक्स फॉर टुडे।